जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार कुशवाहा, राजनीति शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से। जैसे कि हमने पहली इंटरैक्शन में गांधी जी की 2 इकाइयों के विषय में चर्चा की थी। आज हम तीसरी इकाई, जो गांधी जी को एक विकास समीक्षक के रूप में देखते हैं। विकास और सभ्यता, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, इन तमाम विषयों को गांधी जी के दर्शन के हिसाब से, गांधी जी के विचारों के हिसाब से हम देखने का प्रयास करेंगे। आज की आधुनिकता जो है, जिस हिसाब से ऊर्ध्वाधर विकास लगातार निरंतर हो रहा है, उससे उपजने वाली तमाम समस्याएं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से जो दोहन हो रहा है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसका विषय, या उस विकास से पनपने वाला जो हिंसा है, जो एक प्रतिद्वंद्विता है, जिसकी वजह से समाज में वैमनस्यता का भाव पैदा हो रहा है, समाज में अराजकता का भाव पैदा हो रहा है। राज्य का बढ़ता हुआ जो स्वरूप है, न उदारवादी आर्थिक दृष्टिकोण से, वो भी कहीं न कहीं समाज में समस्याएं पैदा कर रहा है। पिछले लेक्चर्स में हमने वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में, उसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा की थी और देखा था कि किस तरीके से वैश्वीकरण के इस दौर में देखने में ये आया है कि तमाम तरह की समस्याएं, चाहे आतंकवाद से समस्याएं जुड़ी हों, चाहे पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हों, चाहे पलायन से जुड़ी हुई समस्याएं हों, चाहे आर्थिक जो असमानता का भाव जो समाज में व्याप्त हो रहा है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं हों, वो सारी की सारी समस्याओं की जड़ कहीं न कहीं इस आर्थिक असमानता का जो भाव समाज में व्याप्त हो रहा है, वो कहीं न कहीं इस ऊर्ध्वाधर आर्थिक विकास का के कारण ही है। जिसकी वजह से आज के संदर्भ में गांधी जी के उन विचारों और गांधी जी के उन दर्शन को, जो कि एक वैकल्पिक विचार के रूप में हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने किसी खास उद्देश्य के नाते नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सिद्धांत देने के नाते हमें इस बतलाई है कि हमें समाज में कैसे जीना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है, हमें विकास के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है, विज्ञानवाद के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है, औद्योगिकरण के साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है। उसी के साथ साथ हम इस विकास और आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य की मानवीयता और नैतिकता के मूल्यों को कैसे स्थापित करें, इसको भी लेकर गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। और वो उनके विचार आज के समय में कितने सारगार्भित हैं, जिनकी उपादेयता इतनी जरूरी हो चुकी है कि मानवता की को अगर बचाना है, मानवीय मूल्यों को बचाना है, तो गांधी जी के विचारों के माध्यम से पूरे वैश्विक जगत को बचाया जा सकता है। इस विषय का की प्रासंगिकता इसी बात से और सिद्ध हो जाती है कि गांधी जी के विचार कितने प्रासंगिक हैं आज की समस्याओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं। जैसा हमने कहा कि एक तरफ विकास का जो क्रम चल रहा है, वो विकास का क्रम गांधी जी के अनुसार जो आधुनिकता का क्रम है, जो विकास का क्रम है, ये कहीं न कहीं समाज में एक ऐसी असमानता का भाव उद्दीपित करता है, जो कि समाज के भीतर वैमनस्यता का भाव पैदा कर रहा है। समाज जातियों में विखंडित हो रहा है, समाज धर्मों में, पंथों में विखंडित हो रहा है। ये कोई एक देश के विषय में चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि पूरे हमारे वैश्विक जगत को लेकर अगर हम ध्यान में देखें, तो पूरे विश्व में इस तरीके से पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत नस्लीय भेदभाव के आधार पर समाज बँटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बँटने की प्रक्रिया निरंतर चलती चली जा रही है। कभी-कभी ये प्रक्रिया धीमी हो भी जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त नहीं हुई, विलुप्त नहीं हो रही है, जो कि मनुष्य के इस सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक चुनौती का विषय है। हिंसा के हम प्रभावों को समझते हैं। हम हिंसा के उपजे हुए प्रतिकारों और उसके प्रभावों को हम अपने जीवन में समझते हैं। मनुष्य पूरा वैश्विक राजनीति में हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है, अमानवीय हो सकती है, ये हम सब इसके भावों को समझते हैं। पूरे विश्व की राजनीति में आप देखें तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से के अलावा आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, शीत युद्ध के बाद से के दौर से भी जब हम आगे बढ़े हैं, तो हिंसा मानवीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा सा बनती जा रही है। एक प्रतिद्वंदता समाज के भीतर
इकाइयों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर इस तरीके से इस कदर परोसी जाती है, कहीं न कहीं उसमें मानवता विलोपित हो जाती है। तो गांधी जी की बात हिंद स्वराज में लिखते हैं, वो बात हमें विचार करने योग्य लगती है यहाँ पर। वो ये कहते हैं कि किसी भी देश की सभ्यता, किसी भी देश का विकास क करोड़ों जो करोड़पति हैं, उन लोगों की गिनती करके नहीं किया जा सकता। कितने लोग आर्थिक इस उन्नति का के क्रम में आगे बढ़ गए हैं, इससे किसी देश के, किसी समाज का विकास तय नहीं किया जा सकता। समाज का विकास भुखमरी के आंकड़ों को कम करने से जांचा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि हम समाज में सकारात्मक प्रयास करते हुए समाज में उन नकारात्मक बातों को कितना दूर करते हैं, चाहे वो हमारे निजी जीवन से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे हमारे समाज से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वो अर्थनीति से जुड़ा हुआ विषय हो। जब पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें भी यही सिद्धांत लागू होता है कि हम समाज और प्रकृति के साथ कितना सामंजस्य बैठा रहे हैं, और इसी से मानवीय सभ्यता पल्लवित होती है। जब हम ये सद्विचार लेकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि गांधी जी के अनुसार कि समाज में नकारात्मकता को कम करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमने क्या अचीव किया, हमने कितना विकास किया, ये कोई पैमाना नहीं हो सकता। बड़े-बड़े जीडीपी के आंकड़े जो हम देखते हैं पूरी अर्थव्यवस्थाओं के आधुनिक नव उदारवाद के इस समय में, हम देखते हैं सारे के सारे ये आंकड़े कहीं न कहीं खोखले प्रतीत होते हैं। गरीबी निरंतर बढ़ रही है, भुखमरी निरंतर बढ़ रही है, लोग इस मशीनीकरण के, औद्योगिकरण के युग में निरंतर बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार की संभावनाएँ कम हो रही हैं। जो हमारा खेतिहर किसान है, जो हमारी ग्राम स्वराज का जो विचार है गांधी जी का, वो निरंतर कहीं न कहीं अपने पद से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उद्देश्य ये है कि इस विकास की संपूर्ण अवधारणा को गांधी जी ने किस प्रकार सृजित किया है, और वो सृजित कैसे किया है, उन्होंने अपने विचारों से उसको सृजित किया है। गांधी जी मानते हैं कि विकास जो है वो मनुष्य की परंपराओं और संस्कारों का एक गुण है। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ गांधी जी बताते हैं कि हम कैसे संसाधनों को व्यवस्थित करें। संसाधन हमारे पास प्रकृति ने बहुत सारे दिए हैं, उनको व्यवस्थित कैसे करें, उनकी उपयोगिता कैसे तय करें। दूसरी चीज है कि हम संसाधनों को, अधिक से अधिक संसाधनों को हम कैसे संजोएं। तो दो उद्देश्य से हम समझ सकते हैं, एक तो संसाधन को बढ़ाने के उद्देश्य से विकास को जोड़ सकते हैं, और एक संसाधनों को हम संरक्षित करने के उद्देश्य से विकास को जोड़ सकते हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि विकास केवल सिर्फ संसाधनों को एकजुट करने का आधार नहीं है, बल्कि संसाधनों को हम कैसे संचित करें और उनको सुरक्षित करें, और आने वाली पीढ़ी को एक आजकल जो हम सतत विकास का मॉडल देख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो गांधी जी के विचार से ही कहीं न कहीं प्रभावित दिखाई देता है कि हम विकास उपभोग पर आधारित नहीं हो, विकास उपयोग पर आधारित हो। प्रकृति से हम क्या ले रहे हैं, प्रकृति हमें क्या दे रही है, हमें क्या आवश्यकता है, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए हमें सिर्फ प्रकृति से लेना है, हम प्रकृति से सुपीरियर हैं और प्रकृति इंफीरियर है, और प्रकृति हमारे संसाधनों की सिर्फ मात्र एक स्रोत है, ऐसा मान के विकास जो है वो एकाकी विकास है। वो कहीं न कहीं हमें अपने सद्मार्ग के मार्ग से विचलित कर देता है, वो हमें दूर ले जाता है। गांधी जी का ये विचार है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति से सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, प्रकृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमारी सर्वश्रेष्ठता है वो ये सिद्ध करने में नहीं है कि हम प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, बिल्कुल नहीं। गांधी जी मानते हैं कि प्रकृति है, हम उसका एक अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए प्रकृति के साथ अगर हम सामंजस्य बैठाएंगे तो विकास हमारा सस्टेनेबल होगा। आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ चीजें संचित कर पाएंगे। जो दोहन हो रहा है प्रकृति का, पर्यावरण का दोहन हो रहा है, हम पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं, हम जल संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, हम खनिज पदार्थों का दोहन कर रहे हैं, हम प्रकृति के गर्भ से निकलने वाले तमाम वस्तुओं का दोहन कर रहे हैं। ये जो हमारी जो भौतिकवादिता है, या यूं कहें कि जो भौतिक दृष्टिकोण है,
ये दृष्टिकोण गांधी जी के हिसाब से अमानवीय है, अमर्यादित है, अनैतिक है। इसलिए आवश्यक है कि हम किस तरीके से समाज और हमारा प्रकृति का सामंजस्य वो एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के संतुलन में हो, एक दूसरे के माध्यम से जुड़े। इसलिए गांधी जी न केवल प्रकृति के साथ बल्कि हम मैं ये मानता हूं कि गांधी जी कोई पर्यावरणविद नहीं रहे। गांधी जी ने पर्यावरण को लेकर जो विचार दिए हैं वो कि कोई एक एक्सपर्टीज के नाते नहीं किए। उन्होंने उस सनातन चिंतन परंपरा को जीवित करने का लक्ष्य लिया है। तात्पर्य उस सदियों हजारों साल की जो सनातन परंपरा चली आ रही है, गांधी जी मानते हैं कि उसको हम व्यक्ति के जीवन के साथ कैसे जोड़ें, प्रकृति के साथ जीवन जीने की कला कैसे विकसित करें, गांधी जी इस पर जोर देते हैं। वो कहते हैं अब जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, ये हमारे मन में लालच और वैमनस्य, हिंसा, नस्लवाद, अमानवीयता, अनैतिकता, अनाचार, अश्लीलता, अलगाव इत्यादि चीजें पैदा कर रही है। इसलिए वो पश्चिमी सभ्यता के विरोध में बात कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के विरोध में बात करते हुए इस बात को वो कहते हैं कि ये तमाम औद्योगिकरण जो पर्यावरण के खिलाफ है, जो जो मानवीयता के खिलाफ है, ये रुकना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज का एक सपना देखा। ग्राम स्वराज के सपने में किस तरीके से गांव आत्मनिर्भर हों, हमारे स्वदेशी जो जो उत्पादन है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा हों, हमारे गांव का किसान, हमारे गांव का मजदूर, हमारे गांव में रहने वाले जो जो लोग हैं वो किस तरीके से आत्मनिर्भर हों, क्योंकि वो मानते हैं कि प्रकृति के साथ आत्मनिर्भरता का विचार जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भरता तक का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुष जो है वो एक दूसरे से आत्मनिर्भर, एक दूसरे से के प्रति डिपेंडेंट है, कोई सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं कि अगर मनुष्य और मानव सभ्यता इस बात पर अड़ी रहेगी कि मनुष्य सुपीरियर है, मनुष्य इन संसाधनों को का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, ये स्वतंत्रता नहीं होगी, ये एक तरह की निरीह स्वच्छंदता है जो कि हम प्रकृति के साथ सर अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। बल्कि हमारा व्यवहार जो है वो पूरा विपरीत होना चाहिए। प्रकृति के साथ हमारा जो सामंजस्य है वो किस तरीके से बैठे, इस पर हमारा विचार होना चाहिए। और प्रकृति के सामंजस्य के साथ ही मनुष्य का विकास का क्रम जुड़ता है। इसलिए मनुष्य का जो विकास है और प्रकृति है ये आपस में एक दूसरे की पूरक है। इसलिए कोई आपस में कोई श्रेष्ठ नहीं है। और संसाधनों का उपयोग हमें अपने पूरे आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। उनका ये कहना है, वो ये मानते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। जो पश्चिमी जगत का जो भौतिक विचार है वो गांधी जी के लिए अस्वीकार है, जिसमें प्रतिद्वंदता है, जिसमें वैमनस्यता है, जिसमें प्रतियोगिता है। वो ये मानते हैं कि ये जो विचार है ये मानवीय नहीं है, क्योंकि मानव इसमें कहीं ना कहीं मानव और मानव समाज और मानव सभ्यता की अवहेलना हो रही है। मनुष्य का प्रतिद्वंदी बन रहा है और उस प्रतिद्वंदिता, उस भौतिकवाद के साथ जो भय का वातावरण व्याप्त हो रहा है, ये भय का वातावरण कहीं ना कहीं हिंसा की तरफ समाज को प्रवृत्ति की तरफ ले जा रहा है। और हमारा समाज निरंतर हिंसात्मक होता जा रहा है और हिंसात्मक होना पूरी तरीके से गांधी जी के लिए अमानवीयता का उदाहरण है। हिंसा मानवीय नहीं है। मानव जीवन में हिंसा का उपयोग वो मानते ही नहीं है कि मानव हिंसा के लिए बना है। इसलिए ये सारा जो क्रम है, विकास का क्रम है, ये भौतिकता के फलस्वरूप उपजा हुआ है। इसलिए वो मानते हैं कि इस पूरे विकास की जो प्रक्रिया है, जो चक्र है, इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने आइडियल्स जो हैं, अपने आदर्श हैं, वो गलत बना लिए हैं। हमारे लिए आइडियल्स बड़े-बड़े आर्थिक आंकड़े हैं, डेटा है। और वो ये मानते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सही मायने में उस समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं या उस समाज को की स्थिति को नहीं दर्शाती हैं जो समाज संघर्षों से गुजर रहा है। पश्चिमी जगत
एक भौतिक विलासता, एक भौतिक दर्शन का द्योतक है। वो आवश्यकता के अनुसार नहीं, वो उपभोग पर आधारित समाज है। वो मानता है कि संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपभोग करने चाहिए। वो उपभोग करने से समाज वो उन संसाधनों पर वो अपना आधिपत्य दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है। वो मानता है कि जो प्रकृति में उपलब्ध है, वो उसका स्वामित्व है। इसलिए वो ये मानता है कि ये शायद स्वामित्व उसकी उसके उसको उसके बल से उसको प्राप्त हो सकता है। इस बल के प्रयोग के लिए वो हिंसा का प्रयोग करता है। समाज में बहुत सारी जो समस्याएँ हैं, आज हम देख रहे हैं कि पलायन हो रहा है। एक जनजाति, आदिवासी जो लोग सदियों से जिन संसाधनों के बलबूते जिन संसाधनों पर आश्रित हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी संख्या, बड़े-बड़े बाँध बनाए जा रहे हैं, गाँवों को विस्थापित किया जा रहा है। औद्योगीकरण के नाम पर जंगलों को हटाया जा रहा है, पहाड़ों को हटाया जा रहा है, नदियों के बहाव को, अविरल बहाव को रोका जा रहा है और उससे उपजने वाला विकास वो मानते हैं अधूरा है, क्योंकि प्रकृति के अनुकूलतम स्थिति में वो नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें प्रकृति के साथ कैसे पर्यावरण के विषय को साथ में रखना चाहिए, ताकि ये आपस की प्रतिस्पर्धा जो है, वो आपस की प्रतिस्पर्धा हो। ये आपस की प्रतिस्पर्धा कम होगी तो समाज में हिंसा कम होगी, और समाज में हिंसा कम होगी तो समाज में भय कम होगा, और समाज में भय कम होगा तो व्यक्ति कमजोर नहीं होगा, व्यक्ति बलवान होगा, उसकी आत्मा बलवान होगी। गांधी जी कहते हैं कि भौतिकता, शरीर के प्रति जिनकी जितनी आसक्ति रहती है, वो उतना कमजोर होता है। तात्पर्य कि मनुष्य की भौतिकता के साथ जुड़ाव जितना ज्यादा होगा, व्यक्ति उतना ही कमजोर होगा, उसके विचार भी उतने कमजोर होंगे। इसलिए आवश्यकता है कि मनुष्य को अगर आत्मबल बढ़ाना है, आत्मा का बल बढ़ाना है, स्वत्व की भावना को बढ़ाना है, तो इस भौतिकता के क्रम को तोड़ना होगा। और भौतिकता के उस क्रम को तोड़ने के लिए, मनुष्य को आत्मबल स्थापित करने के लिए, उसको उस भय को जो उसके हृदय में व्याप्त है, उस भय को उसे मारना होगा, उस भय को उसे समाप्त करना होगा। और जब उस भय को वो समाप्त कर देगा, तब वो हिंसा से दूर हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, क्योंकि भय से हिंसा है और हिंसा से भय है। और जब दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो एक अजीब तरह की प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है समाज में। वो एक प्रतिस्पर्धा आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है। वो आर्थिक असमानता समाज में एक तरीके के वैमनस्यता के भाव को पैदा करती है। अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। समाज के बीच का जो दायरा है, जो 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 गैप है, वो और बड़ा हो जाता है, उसकी खाड़ी और चौड़ी हो जाती है, जिसमें समाज का सामंजस्य बिखर जाता है। और आर्थिक उन्नति करने वाले लोग, उत्पादक वर्ग, या यूं कहें कि जो पूंजीवादी वर्ग है, वो एक निरंतर ऊर्ध्वाधर गति से विकास करता रहता है, और एक समाज जो उस पर निर्भर है, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, वो समाज पीछे पिछड़ता चला जाता है। इससे समाज में एक असामंजस्य पैदा होता है। गांधी जी कहते हैं ये असामंजस्य भौतिकवाद का कारण है, क्योंकि हमारी सोच भौतिकता के आधार पर है। उदाहरण के तौर पर देखें कि जब इंग्लैंड में, और या यूं कहें कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बाजार की खोज को पैदा किया। उस बाजार की खोज ने दूसरे देशों को, जो स्वावलंबी थे, जो अपनी सभ्यता से सदियों से जी रहे थे, जिनकी अपनी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन था, जिनकी अपनी एक कल्चर थी, सिविलाइजेशन थी, अपना धर्म था, अपना पंथ था, एक अपने तरह की संस्कृति को जीने वाले तमाम जो देश थे, वो सब के सब देश औपनिवेशिक परिवेश का कारण बन गए। पूरे यूरोप ने पूरे विश्व को औपनिवेशिक दायरे में ले आया, और उससे उस औपनिवेशिक सभ्यता ने इस कदर हिंसा और वैमनस्यता इस तरीके से समाज में व्याप्त की कि मनुष्य की मानवीयता खत्म हो गई, और मनुष्य के मूल्य निरंतर गिरते चले गए।
और समाज हमारा पतन की तरफ चला गया। वो मानते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये अति भौतिकता की जो प्रक्रिया है, ये समाज में रुकनी चाहिए। ये जितनी जल्दी रुक जाएगी, समाज उतनी जल्दी उसका आत्मबल श्रेष्ठ हो जाएगा, उसकी आत्मा बलवती हो जाएगी और समाज में हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होके, स्वावलंबी होकर समाज को एक शक्ति प्रदान करेगा और जिससे समाज हमारा एक क्षैतिज विकास के क्रम में आगे बढ़ेगा। वो मानते हैं कि विकास के क्रम में कुछ वर्ग नहीं शामिल होने चाहिए, कुछ नस्ल शामिल नहीं होनी चाहिए, कुछ मनुष्य शामिल नहीं होने चाहिए। विकास के क्रम में सभी का सामंजस्य होना चाहिए। इसलिए जब हिंद स्वराज वो जो जब लंदन से अफ्रीका आ रहे थे तो 1909 में हिंद स्वराज में उन्होंने उल्लेख किया है कि विकास का क्रम ऊर्ध्वाधर नहीं, विकास का क्रम क्षैतिज होना चाहिए, जिसमें सभी का समावेश हो, सर्वसमावेशी समाज हो। और सर्वसमावेशी समाज तभी संभव है जब हमारी मानसिकता, हमारे आदर्श उस तरीके से स्थापित हों जो कि उस उद्देश्य उस उसकी ओर ले जाने में, उस शादी की तरफ ले जाने में सार्थक हो। इसलिए वो मानते हैं कि मनुष्य का जीवन, गांधी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य का शरीर भी एक साधन है। अगर आत्मीय यात्रा को ध्यान में रखा जाए उस विकास के क्रम में, तो आप देखेंगे कि उस आत्मा के क्रम में, उस आत्मा के उत्थान के क्रम में हमारा जो शरीर है वो एक साधन है। साध्य क्या है? साध्य हमारा आत्मबल है, आत्मा की पवित्रता है। आत्मा जब अपने 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 पूरे स्वरूप में आती है तो तब जाके सही मायने में मानव की मानवीयता का प्रकटीकरण होता है। वो कहते हैं इस पूरे क्रम में जब सामंजस्य बिखर जाता है तो समस्याएं समाज में पैदा होने लगती हैं, आत्मा का पतन होने लगता है और ये शरीर को जब हम शरीर केंद्रित विकास का पैमाना मान लेते हैं कि शरीर के उपभोग की चीजें क्या हैं, ये शरीर के लिए क्या है, शरीर के सुख जब हम देखने लगते हैं, हम फिर प्रकृति का दोहन करने लगते हैं, फिर हम स्व केंद्रित हो जाते हैं। हमारा जो चिंतन है वो स्व केंद्रित हो जाता है और जब चिंतन स्व केंद्रित हो जाएगा तो मनुष्य का उत्थान बाधित हो जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य सिर्फ अपने स्वावलंबी होकर, मनुष्य स्वार्थी होकर अपने विषय में सिर्फ चिंतन करेगा तो वो समाज का चिंतन नहीं कर सकता। समाज का चिंतन करने के लिए उसे अपने स्वार्थ के अस्तित्व को मिटाना पड़ता है, अपने स्वार्थ को मिटाना पड़ता है। जब तक हम अपने स्वत्व को नहीं मिटाएंगे तब तक हम समाज का चिंतन नहीं कर सकते। समाज में जब जो लोग भूखे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जिन लोगों के पास रोटी नहीं है, उनके विषय में चिंता नहीं कर सकते। गांधी जी कहते हैं कि हमें अपने इस स्वार्थ के चिंतन को, इस स्वाभिमान को मिटाना होगा और ये तब संभव है जब हम अपनी भौतिक मानसिकता, इस पश्चिमीकरण की जो सभ्यता ने हमारी भौतिक मानसिकता को दूषित कर दिया है, उस दूषण से, उस प्रदूषण से हमें बाहर निकलना होगा। हमें आत्मा के उस मौलिक स्वरूप को स्वीकार करना होगा जो कि दूसरे के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान, नैतिकता और मूल्य स्थापित करने का प्रतीक है। आत्मा कभी किसी के व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में भेद नहीं करती। वो जाति संप्रदाय नहीं देखती, वो धर्म नहीं देखती, वो लिंग नहीं देखती, वो छोटा बड़ा नहीं देखती, वो अमीर गरीब नहीं देखती, वो सबके लिए समान है। गांधी जी कहते हैं कि हमारे इस आत्मा की जो पवित्रता है, जो एक प्रक्रिया है, उसमें विकास सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए विकास का जो मॉडल गांधी जी बता रहे हैं वो मॉडल वैकल्पिक नहीं है। वो कहते हैं ये जीवन जीने की प्रक्रिया है। गांधी जी कहते हैं ये तमाम जो जीवन जीने की ये प्रक्रिया का उदाहरण विकास है। उस प्रक्रिया के क्रम में कोई चीजें छूट नहीं जानी चाहिए। समाज का हर व्यक्ति उसमें शामिल होना चाहिए और ऐसे शामिल होना चाहिए कि सब हमारे सहोदर हैं और हम सब मिलकर ही समाज का विकास तय कर सकते हैं। समाज के इस विकास के क्रम में कोई अपना पराया नहीं है। जब समाज के विकास की बात आती है तो समाज के विकास में सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। समाज का अर्थ ही है सबको सम्मिलित करना, सबको साथ लेकर चलना। कोई अगर पीछे छूट रहा है, कोई भूखा है, कोई पीछे छूट रहा है, कोई कमजोर है, कोई दिव्यांग है, अगर वो समाज में पीछे छूट रहा है इसका मतलब समाज के उद्देश्य ठीक नहीं है। अगर आर्थिक इस क्रम में
सिर्फ हम विकास करते चले जा रहे हैं और एक समाज का बड़ा बड़ा हिस्सा समाज के पीछे छूट रहा है, विकास के क्रम में पीछे रह जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि हमारे समाज के बनाए हुए मूल्य जो हमने स्थापित किए हैं, वो कहीं न कहीं दूषित हैं, कहीं न कहीं वो कमज़ोर हैं। अगर उस विकास के क्रम में सभी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे विकास की नीति की जो पराकाष्ठा है, जो परिकल्पना है, वो कहीं न कहीं प्रदूषित है। कहीं न कहीं वो उस परिकल्पना में वो विकास की जो उद्देश्य है, जो साध्य है, वो कहीं-कहीं है नहीं। इसलिए साधन और साध्य दोनों की पवित्रता, गांधी जी दोनों इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं। विकास के क्रम में वो मानते हैं औद्योगिकीकरण, वो मानते हैं कि विज्ञान, औद्योगिकीकरण और ये जो औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तमाम जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, मशीनीकरण की जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, ये विकास का द्योतक हैं। लेकिन उस विकास के क्रम में कोई बेरोज़गार हो जाए, कोई भूखा रह जाए, ये विकास नहीं हो सकता। वो कहते हैं वो प्रक्रिया बाधक नहीं होनी चाहिए, मनुष्य की मानवीयता के विकास के लिए, मनुष्य की आत्मा के उत्थान के लिए। इसलिए वो मशीनीकरण का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उसे मशीनों से उन्हें प्रेम नहीं है या औद्योगिकरण से प्रेम नहीं है। वो कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के विकास के पीछे कहीं न कहीं अमानवीयता का भाव छुपा हुआ है। मनुष्य मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा है। मनुष्य को एक मशीन बना रहा है और मशीनों के चलते लोगों का जो स्वरोजगार है, लोगों का जो स्वदेशी उत्पादन करने का जो हुनर है, जो स्किल है, वो कहीं न कहीं छूट रही है। मनुष्य के वो गुण से जो मनुष्य लाभान्वित हुआ है सदियों से, वो कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं, जिसकी वजह से समाज के विकास का क्रम वो गलत दिशा में चला जा रहा है। गांधी जी मानते हैं कि ये विकास का क्रम ठीक दिशा में तब चलेगा जब समाज का हर वर्ग, हर पंथ, हर समाज का हर हर व्यक्ति, यूँ कहें हर हर व्यक्ति हमारे उस समाज की परंपरा और उस विकास की परंपरा से जुड़ेगा। इसलिए विकास कोई एकाकी नहीं है, विकास बाइनरी है। विकास के साथ-साथ समाज कैसे गति करे, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विकास हो रहा है, समाज पीछे जा रहा है, इसका मतलब हमारे विकास का जो क्रम है, विकास की जो नीति है, विकास की जो योजना है, वो कहीं न कहीं ठीक नहीं है। उस विकास के क्रम में हमारा समाज भी कैसे समाहित होके हमारा हर वर्ग कैसे उत्थान करे, अपने स्वाधीनता को प्राप्त करे। गांधी जी उस पर जोर देते हैं। वो कहते हैं इसलिए वो स्वतंत्रता को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। अब आप देखिए पिछली भी हमने लेक्चर्स में इस बात को पर भी जोर दिया था। गांधी जी ने स्वतंत्रता को इतना महत्व नहीं दिया। गांधी जी ने स्वराज्य को महत्व दिया, क्योंकि स्वराज्य में स्व का भाव छुपा है। वो सांस्कृतिक सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता है उसमें उसमें समाहित है। फिर वो राजनीतिक स्वतंत्रता तक खुद को सीमित नहीं कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने जब वहां पर इस बात को नकार दिया, जब लोकतंत्र की बात आई तो लोकतंत्र को भी गांधी जी ने कहा कि अनुशासित शासन व्यवस्था होनी चाहिए, अराजक नहीं होना चाहिए समाज। इसलिए राज्य का जो स्वरूप आज के उत्तर आधुनिक या हम यूं कहें कि आधुनिक और उत्तर आधुनिक दोनों तरह की विचारधाराओं में जब आप देखते हैं तो राज्य का एक स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप हो गया है। राज आज हम हॉब्स के अनुसार अगर हम लेवियाथन समझते हैं, क्योंकि हम सब राजनीति छात्र के विषय के छात्र हैं, तो जैसा हॉब्स कहते हैं कि राज्य एक लेवियाथन का स्वरूप है। लेवियाथन का मतलब हो गया विशाल दानव, जो कि समाज में सारी शक्ति उस राज्य के पास सीमित है और व्यक्ति सिर्फ उसका एक अनुषंगी अंग है, या यूं कहें कि उसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। लेकिन सही मायने में देखा जाए या सही उद्देश्य से समझा जाए तो राज्य के पास ही पूरी एब्सोल्यूट पावर है। गांधी जी उस एब्सोल्यूट पावर को राज्य की इतनी बढ़ती हुई क्षमता और राज्य की इतनी शक्ति को के विरोध में है। गांधी जी कहते हैं कि राज्य का ये दानव स्वरूप जो है ये बिल्कुल अवांछनीय है, ये अमानवीय है, क्योंकि ये मानवीय गुणों को, मानवीय मूल्यों को कमजोर करता है, बौना बनाता है। राज्य का स्वरूप इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि मानव की मानवीयता, सामाजिकता, नैतिकता और समाज का सामंजस्य खत्म हो जाए, गौड़ हो जाए। ये विकास की प्रक्रिया नहीं है। वो राज्य को एक साधन मानते हैं मनुष्य के आत्मा के उत्थान का।
उस आत्मा के विकास का, उसके जीवन के विकास का, उसके व्यक्तिगत विकास का, उसके समाज के विकास का और राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन तमाम चीज़ों को गांधी जी एक साधन के स्वरूप में लेते हैं। इन तमाम समाज समाज की कोई नीति होगी, अगर समाज उस नीति से समाज में उद्धार नहीं हो रहा है, समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो नीति किस काम के लिए? गांधी जी कहते हैं जब वो नीति अपने उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं रही है, अपने साधे तक नहीं पहुंच रही है, तो नीति में ही खोट है। इसलिए नीति में परिवर्तन कर देना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि औद्योगिकरण से अगर समाज में पलायन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण से लोगों को बेरोजगारी भी हो रही है, औद्योगिकरण से बड़ी-बड़ी जो जो इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो रही हैं, मशीनीकरण खड़ा हो रहा है, जिससे कि हमारे बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हो रहे हैं, उनके हाथों से रोजगार छीना जा रहा है, तो बोलते हैं कि वो विकास नहीं हो सकता। वो ये मानते हैं कि ये औद्योगिकरण मानवीयता के मानवीय गुणों के विरोध में है। क्योंकि उसके मानव की यात्रा जो मानव मानव के विकास की यात्रा बाधित हो रही, तो वो विकास मानव की विकास की यात्रा का बाधक हो रहा है। इसलिए ऐसा विकास नहीं चाहिए जो व्यक्ति के को रोटी नहीं दे सके। इसलिए वो चाहते हैं कि विकास ऐसा होना चाहिए कि हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी होनी चाहिए। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है। गांधी जी कहते हैं, इस बात को बारंबार उन्होंने कहा है। बारंबार उन्होंने पत्रिकाओं में जो असंख्य लेख उन्होंने लिखे, इस बात का उन्होंने गुण किया कि मैं औद्योगिकरण का विरोधी नहीं हूं, मैं मशीनीकरण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन विकास इस क्रम में नहीं होना चाहिए कि लोग बेरोजगार हो जाएं। इसलिए आवश्यक है कि हर हाथ को काम हो और हर पेट को रोटी हो। गांधी जी का ये सिद्धांत है, जिसमें हर वो व्यक्ति सम्मिलित हो सके जो कि इस जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आया है, अपेक्षा करता है समाज से। इसलिए समाज और राज्य का जो स्वरूप है वो सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए वो गाँव को आत्मनिर्भर करें। हमने पिछली बार जब अपना विषय रखा था, तो उस विषय में ये आया था कि गाँव किस तरीके से स्वराज्य को प्राप्त करें, आत्मनिर्भर हों, क्योंकि हमारे गाँव में बहुत अपार संभावनाएँ हैं। स्वदेशी के प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये हमारे समाज में रहने वाले मनुष्य को, हमारी गाँव की अर्थव्यवस्थाएँ जो हैं, ये मजबूत बनाती हैं। ये कहीं से भी एक दूसरे को कमज़ोर नहीं बनाती हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें सही मायने में सभ्यता का विकास करना है और हमें वैज्ञानिक रूप से विकास करना है, तो समाज में गाँव को अगर हम मजबूत बनाते हैं, गाँव की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाते हैं, तो हम सही मायने में हम लोगों के जीवन में बदलाव कर रहे हैं। विकास समाज में बदलाव के लिए होना चाहिए, ना कि समाज में लोगों को पीछे ढकेलने के लिए। इसलिए गांधी जी ने विकास में जो भेदभावपूर्ण वातावरण देखा है, जो पश्चिमी जगत ने स्थापित किया है, गांधी जी उसके खिलाफ हैं। गांधी जी मानते हैं कि जो अंधा अनुकरण है विकास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, मशीनीकरण के नाम पर, जो पूरे विश्व के मानव सभ्यता को कुचलने का प्रयास कर रहा है, राज्य के बलपूर्वक प्रयोग के साथ, गांधी जी मानते हैं कि उस क्रम को हमें ब्रेक करना चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने अपने हिंदू सनातन चिंतन परंपरा से स्व का जो महत्व है वो समझाने का प्रयास किया है कि आत्मा के उत्थान के लिए, क्योंकि भारत की देखिए सभ्यता जो है वो त्याग पर आधारित है, रिनंसिएशन पर आधारित है। वो उपभोग पर आधारित सभ्यता नहीं है। वो ये नहीं मानती कि प्रकृति के सारे संसाधन जो हैं वो हमें उपभोग में लाने हैं। हमें शारीरिक सौष्ठव के लिए, शारीरिक बल के लिए, अपने जीवन की जरूरतों के अलावा हमारे जीवन की बहुत सारे जो हमने आवश्यकताएं बना रखी हैं, उन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए ये सारे साधन जो हैं, ये जो संसाधन हैं, ये सिर्फ हमारे उपभोग के लिए हैं। ऐसी सभ्यता भारत की चिंतन परंपरा नहीं है। गांधी जी उसी का एक प्रतिरूप है। और गांधी जी, जैसा कि हमने उनके जीवन परिचय से भी देखा है कि गांधी जी वैष्णव संप्रदाय और हिंदू सनातन परंपरा से इस कदर जुड़े हुए थे कि जीवन भर उन्होंने उसी हिंदुत्व और उस सनातन चिंतन परंपरा को मजबूत किया है, एक आधार स्तंभ तरीके से जीवन जीने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और यहाँ पर भी वो जब विकास के एक समीक्षक के रूप में हम जब उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने उस सभ्यता के उस गुण को लेते हुए
अपने विकास की परिकल्पना को, संकल्पना को बताने का काम किया है। वो मानते हैं कि भौतिक समाज जो जो पश्चिमी समाज है, वो भौतिक समाज है। वो शारीरिक सुख के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। उसके लिए वो बहुत नवाचार करता है, नए-नए चीज़ें को लाने का प्रयास करता है। नई-नई राजनीतिक व्यवस्थाएँ स्थापित करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर के सुख, अपने जीवन और औद्योगिकरण के माध्यम से जो जो विकास के क्रम को उसने अपनाया है, वो कहीं न कहीं तृष्णा पर आधारित है। वो वो प्रतिद्वंदी है। इसलिए गांधी जी मानते हैं कि समाज त्याग पर आधारित होना चाहिए। जब हम त्याग की संकल्पना को अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, तब हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेते हैं। क्योंकि हमें तब समझ में आता है कि जीवन में इतनी आवश्यकताएं नहीं हैं। इसलिए जब पर्यावरण के विषय में, प्रकृति के विषय में गांधी जी ने विचार रखे, तो गांधी जी का सीधा-सीधा ये मानना था कि हमें अपनी आवश्यकताएँ न्यूनतम करनी चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य को न्यूनतम चीज़ों की ही आवश्यकता है। हमें बहुत सारी चीज़ें, असंख्य चीज़ों की को बटोरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को बहुत सुखमय बनाने के लिए, जीवन को बहुत साधन संपन्न बनाने के लिए हम बहुत सारे संसाधनों को एकजुट कर लें, ऐसा उद्देश्य भौतिकवाद का है, भौतिकता का उदाहरण है कि हम सिर्फ लालच के चलते, समाज में प्रतिष्ठा के चलते हम तमाम चीज़ों को बटोरते जाते हैं और हमारी आवश्यकताएँ हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं, और निरंतर ये आवश्यकताएँ एक्स्पोनेंशियली बढ़ती चली जाती हैं। और हम जीवन की तमाम उपयोगिता को कहीं न कहीं उस पूरे क्रम को इस कदर अ, एक 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 दौड़ में अपने आप को ढकेल देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन के तमाम महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हैं, वो कहीं न कहीं बँट जाते हैं। दिशा से हम भटक जाते हैं। भारत की सभ्यता, भारत की चिंतन परंपरा त्याग पर आधारित है। उस बात को लेते हुए गांधी जी ने इस विचार को रखा है। वो कहते हैं कि हमें जीवन के दूसरों के सुख के उत्थान के विषय में सोचना चाहिए। हम क्या न्यूनतम प्रयोग कर सकते हैं, जो हम दूसरों के साथ सरोकार कैसे रख सकते हैं? उदाहरण के तौर पर देखें कि पूरे विश्व के आर्थिक जगत में जिस तरीके से उत्पादक और उत्पादनकर्ता, जिसको मार्क्सवादी सर्वहारा और बुर्जुआ कहते हैं, वर्गों का संघर्ष मानते हैं, और पश्चिमी जगत में एक तरीके से उत्पादन जो करता है, वो उत्पादन करता ही रह जाता है। जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वो पूरे समाज के समीकरणों को, समाज के चिंतन परंपरा को, समाज की अर्थव्यवस्था को, समाज की राजनीतिक व्यवस्था को, समाज की सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और वो पूरे समाज को अपने अनुसार चलाना चाहता है। ये बाजारीकरण का एक स्वरूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और उस बाजारीकरण के उस स्वरूप में कहीं न कहीं एक संघर्ष दिखाई दे रहा है, जो मार्क्सवादी चिंतन देखने का प्रयास कर रहे हैं, कि किस तरीके से 2 वर्गों के बीच में आपसी संघर्ष निरंतर चलता जा रहा है। और ये संघर्ष औद्योगिकरण के बाद शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। मार्क्सवादी तो ये मानते हैं कि वो ऐतिहासिक कारण है, भौतिकवाद को वो एक ऐतिहासिक परंपरा का द्योतक मानते हैं, कि ये निरंतर परंपरा चली आ रही है। पहले किसान और मजदूरों के बीच में संघर्ष था, फिर वो संघर्ष किसानों और जो हमारे फ्यूडल संभ्रांत वर्ग है, उनके बीच में हो गया। फिर धीरे-धीरे वो संघर्ष बढ़ते-बढ़ते आज पूंजीपतियों और एक सामान्य वर्ग विशेष के बीच में हो गया। इस उत्पादक और उत्पादनकर्ता के बीच जो संबंध है, उसको भी गांधी जी ने अपने विचार से बताने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं कि ये दोनों जो कोरी लड़ाइयाँ हैं, संघर्ष का जो प्रतीक हैं, वर्गों का संघर्ष का जो मार्क्सवादी प्रतीक मानते हैं, वो मानते हैं ये सब कुछ निरर्थक है। वो कहते हैं उत्पादककर्ता और उत्पादन करने वाला, जो प्रोड्यूसर है और जो प्रोड्यूसिंग जो लोग हैं, उनके बीच में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। वो उसके लिए कहते हैं कि हमारी न्यासी परंपरा होनी चाहिए। हमें समाज के उत्थान के विषय में सोचना चाहिए।
हम समाज से कितना ले रहे हैं और हम समाज को कितना वापस करेंगे। ये चिंतन हमारा भारतीय सनातन चिंतन परंपरा से आया है कि हम कितना प्राप्त कर रहे हैं और हम कितना समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए समाज में इस संबंध को समृद्ध करने के लिए गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया। गांधी जी मानते हैं कि हमारे जो पूंजीपति है, इनको समाज के उत्थान और समाज के विकास का चिंता करनी चाहिए और ये चिंता करने से ही समाज का उत्थान होगा और जो उत्पादनकर्ता और उत्पादक के बीच का जो संघर्ष है वो समाप्त होगा। वो मानते हैं कि कोई संघर्ष कभी रहा ही नहीं है और संघर्ष हो भी नहीं सकता, क्योंकि संघर्ष तो हिंसा से उपजा है और समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए समाज में अगर सामंजस्य बैठाना है तो हमें ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्थापित करना चाहिए। बहुत ही अमूल्य विचार गांधी जी के यहाँ पर हमें प्रतीक होते हैं कि हमें संघर्ष को किस तरीके से सामंजस्य के माध्यम से समाप्त करना चाहिए। इसलिए ट्रस्टीशिप के उस सिद्धांत में जो आर्थिक सामंजस्य असमानता का भाव है वो भी खत्म हो जाएगा और वो उस विकास के क्रम में उसकी उपादेयता ये है कि समाज में जो अमीर अमीर हो गया है, गरीब गरीब हो गया है, ये जो विचार है ये भी खत्म हो जाएगा जब अमीर अपनी आर्थिक उन्नति के साथ साथ समाज के भी उत्थान के विषय में चिंता करेगा। इसलिए जो संघर्ष, जो प्रतिस्पर्धा उत्पादक और के बीच में है वो सही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके से हमारा जो संबंध है वो मजबूत होना चाहिए। इसलिए समाज में जो आर्थिक चिंतन करने वाले लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था का चिंतन करने वाले लोग हैं, आर्थिक नीतियां बनाने वाले लोग हैं, उसको भी गांधी जी कहते हैं कि उसे इस तरीके से हमें लेना चाहिए कि हम उस संबंधों के माध्यम से समाज को कितना दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रकृति से लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ साधन इकट्ठा करने से नहीं है। हम साधनों का बंटवारा कितना कर रहे हैं समाज में, क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त है। उस अतिरिक्त को हम समाज में जो रिक्त है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तभी हम समाज में एक विकास की सही संकल्पना को दर्शा सकते हैं। ये संकल्पना सही नहीं है जो सिर्फ अपने विषय के विषय में सोचती है। ये निरर्थक एक जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो आपसी हो रही है, होड़ है अमीर बनने की, आगे बढ़ने की, एक दूसरे के साथ जो प्रतियोगिता है, ये कहीं ना कहीं उस पश्चिमी सभ्यता से आई हुई भौतिकता का ही लक्षण है, जो कि हमारे समाज में एक कहीं ना कहीं एक पतन का कारण हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि नैतिकता समाज में विकास के उस क्रम में भी नैतिकता समाज का एक अभिन्न लक्षण होना चाहिए। समाज अनैतिक नहीं हो सकता। वो गांधी जी मानते हैं कि समाज को अनैतिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अमानवीयता है। वो उसे मानवीयता के क्रम में नहीं मानते, वो विकास के क्रम में नहीं मानते हैं। वो विकास को खोखला मानते हैं अगर वो हमें अनैतिक आधार से, साधन से मिलता है। वो विकास किसी काम का नहीं है जो हमारे समाज में अनैतिकता, हमारे वो अपरिहार्यता के सिद्धांत को बहुत गांधी जी बल दे रहे हैं। वो मानते हैं कि हमें अपनी उपयोगिता, अपनी आवश्यकता को सीमित करते हुए समाज में नैतिकता को कैसे स्थापित करें। वो औद्योगिकीकरण के विकास का विरोधी नहीं है। गांधी जी को बहुत सारे चिंतक और बहुत सारे स्कॉलर्स तमाम तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। कोई उन्हें अराजक मानता है, क्योंकि वो राज्य की संकल्पना या राज्य के उस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं जो स्वरूप बल का प्रयोग करता है, जो स्वरूप मानव सभ्यता को दबाने का प्रयास करता है, जो स्वरूप दूसरे की संस्कृतियों को दूषित करने का प्रयास करता है। उस राज्य की संकल्पना को नहीं मानते। इसलिए बहुत सारे चिंतक उन्हें अराजकतावादी भी मानते हैं। बहुत सारे चिंतक उन्हें हिंदू स्वराज के बाद आने के बाद, जब गांधी जी ने मशीनीकरण और औद्योगिकरण पर अपने विचार रखे, तो लोग उन्हें मानते थे कि ये आधुनिकता के विरोधी हैं। ये आधुनिकता के विरोधी हैं और ये समाज में जो औद्योगिकरण हो रहा है, समाज में जो विकास हो रहा है, गांधी जी एक बहुत सारे स्कॉलर उन्हें परंपरागत रूप से चिंतन करने वाला ऐसा दार्शनिक मानते हैं। वो मानते हैं कि उनका जो चिंतन है वो बहुत ही सनातन परंपरा से निखर कर आया है और वो आधुनिकता की जो सभ्यता है, जो आधुनिक समाज है, आधुनिक जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं,
आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं और उसके साथ-साथ जो परिवेश, जो सभ्यता के स्वरूप में हम देख रहे हैं, वो तमाम परिवेश जो है, वो उसका विरोधी मानते हैं। बल्कि गांधी जी के मूल विचार में एक विचार बहुत ही ब ब ब कॉमन है, केंद्र में है, वो है नैतिकता। वो कहते हैं कोई भी औद्योगीकरण बुरा नहीं है, लेकिन वो अपने नैतिकता के मार्ग से भ्रमित नहीं होना चाहिए। उस अनैतिकता के मार्ग से अगर वो दूर चला गया है, उस नैतिकता के मार्ग से वो अपने आप को दूर कर ले रहा है, तो वो विकास खोखला है। वो विकास फिर विकास नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनैतिक है और वो अस्वीकार्य है। इसलिए विकास की जो संकल्पना है, वो बड़ी समग्रता से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी का जो विकास की संकल्पना है, वो बड़ी समग्र संकल्पना है। वो उछली नहीं है, वो खोखली नहीं है। वो मनुष्य की मानवीयता और मूल्यों को भी उतना स्थान दे रही है, जितना कि नैतिकता को। आर्थिक प्रगति को भी स्थान दे रही है। लेकिन आर्थिक प्रगति तब तक जब तक वो स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, लोगों का रोजगार ना छीने, लोगों को पलायन करने के लिए फोर्स ना करे, बलपूर्वक उन्हें वहां से विस्थापित ना करे। अगर बलपूर्वक कोई विस्थापित हो रहा है तो वो फिर वो विकास उनके लिए विकास नहीं है। वो विकास की संकल्पना नहीं है। विकास वो मनुष्य की सभ्यता के लिए विकास नहीं है। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी औद्योगिक परिवार विशेष के लिए, किसी विशेष समाज के लिए, विशेष वर्ग के लिए हो सकता है, लेकिन सर्व समाज का समावेश उसमें नहीं है, तो फिर वो विकास नहीं है। वो भेदभावपूर्ण है। और पश्चिमी सभ्यता के इस उत्थान में गांधी जी मानते हैं कि जो विकास है वो भेदभावपूर्ण है, भेद कर रहा है। वो गोरे और काले लोगों के बीच में भेद कर रहा है। वो यूरोपीय और एशियाई लोगों के बीच में भेद कर रहा है। वो उत्पादनकर्ता के बीच में भेद कर रहा है। ये इस तरीके से वो समाज में एक भेदभावपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है और इसलिए वो विकास के उस क्रम को, उस विकास की संकल्पना को ठीक नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि वो औपनिवेशिक प्रवृत्ति है और वो औपनिवेशिक प्रवृत्ति गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में सभ्यता का अध्याय एक लिखा है, एक चैप्टर है। उसमें उस बात को वो जिक्र करते हैं कि ये जो विकास की जो तृष्णा युक्त जो विकास की जो क्रम है, ये एक औपनिवेशिक प्रवृत्ति है और ये औपनिवेशिक प्रवृत्ति धीरे-धीरे और बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है और ये और हिंसात्मक हो जाती है, चूंकि वो मानते हैं हिंसा से हिंसा ही पैदा होगी। उदाहरण के तौर पर इस विषय को भी थोड़ा-सा ले लेते हैं कि इस विकास के क्रम को वो हिंसात्मक मानते हैं, अनैतिक मानते हैं, अमानवीय मान रहे हैं। जैसा मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ इस बात को। इस विकास के क्रम को वो हिंसात्मक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस विकास के पर्दे के पीछे हिंसा व्याप्त है। आप देखिए औद्योगिकरण के उस क्रम में कितनी हिंसा आज तक हुई है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और आज हम तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के आपसी संघर्ष इस बात का द्योतक है कि सभ्यताएं किस तरीके से एक दूसरे की मानव का दुश्मन हो चुका है। और इस पूरे क्रम में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही व्याप्त है और हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है। हिंसा से अहिंसा कभी नहीं पैदा हो सकती। इसलिए गांधी जी का पूरा अगर हम आंदोलन का वो स्वरूप देखें तो उन्होंने प्रारंभ से ही हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्मों से गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रवृत्ति को बल दिया है। गांधी जी मानते हैं कि हिंसा से केवल हिंसा ही होगी। आज उदाहरण के तौर पर हम देख लें कि जब हमारे रूस में क्रांति हुई, जब हमारे जो चीन में क्रांति हुई या किसी भी कम्युनिस्ट देश में राजनीतिक विचारधारा के मानने वाले उस कम्युनिस्ट विचारधारा के देश में जहां पर भी बलपूर्वक आंदोलन के दम पर राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, वो देश हमेशा राजनीतिक रूप से अस्थिर ही रहा है और वो देश हमेशा से हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हुआ है। एक समय सोवियत संघ बहुत बड़ा एक साम्राज्य था
बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, बहुत सारे तमाम सब नेशनल, तमाम भाषाई देश उस संघ का एक अभिन्न हिस्सा थे। लेकिन 1989 के बाद 15 नए गणराज्यों में सोवियत संघ विघटित हो गया। एक नई हिंसा को जन्म दिया। आज भी रूस उस हिंसात्मक प्रवृत्ति से बाहर निकल नहीं पाया है, क्योंकि मूल में हिंसा छुपी हुई है। वो मूल में हिंसा आंदोलन की हिंसा है। इसलिए गांधी जी अपने पूरे आंदोलनों के उस क्रम में हिंसा को कहीं भी कोई भी जगह देना नहीं चाहते हैं। चीन में जब माओ के समय सांस्कृतिक आंदोलन हुए, कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, सांस्कृतिक क्रांति हुई, तो चीन उस लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक विषय को, उस परंपरा को भूल गया और उस दबा दिया। आज एक वो राज्य एक अराजक हिंसात्मक प्रवृत्ति का राज्य है, और जो कि पूरे विश्व में हिंसा फैलाने का स्वप्न देखता है या प्रयास करता है। आज वो हो सकता है बहुत आर्थिक बहुत बड़ी महाशक्ति हो गया हो, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया हो, लेकिन उसके उसके जो वहाँ के लोग हैं, जो सामान्य चीनी व्यक्ति हैं, जो चीन में रहने वाले जो नागरिक हैं, उनके जीवन के वातावरण और या समाज के उस परिवेश को समझने से पता चलता है कि समाज किस प्रवृत्ति का होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आर्थिक प्रवृत्ति आर्थिक जो विकास है, वो ये नहीं दर्शाता है कि समाज और सभ्यता ने कितना विकास कर लिया है। इसलिए गांधी जी लोकतंत्र को एक बहुत ही सार्थक प्रयास मानते हैं। इसलिए इन तमाम देशों में आप देखिए कि कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। और जब जब यूरोप में औद्योगिकीकरण का क्रम शुरू हुआ, विकास का क्रम शुरू हुआ, जो आधुनिकता का क्रम शुरू हुआ, तो उसमें भी हिंसा है। और हिंसा के दम पर जो औपनिवेशिक प्रवृत्ति है, उसने कितनी सभ्यताओं को खत्म कर दिया। इसलिए गांधी जी इस तमाम तरह की जो विकास से जो जन्मी अमानवीयता है, अनैतिकता है और प्रतिद्वंदता है, ये हिंसात्मक समाज है, असमानता मूलक प्रतिद्वंदी जो समाज है, भेदभावपूर्ण समाज है, इसको वो बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि ये पूरी तरीके से ये अनाचार, अनैतिकता पर आधारित है और ये विकास नहीं हो सकता। ये विकास सिर्फ और सिर्फ शोषण के लिए है, ये विकास सिर्फ हिंसा के लिए है, ये विकास और सिर्फ आपस में भेदभाव के लिए है, और इस विकास की पूरी संकल्पना को गांधी जी अपने विचार से रिजेक्ट करते हैं। वो अमानवीय मानते हैं। इसलिए गांधी जी की आधुनिकता की जो सभ्यता को लेकर जो विचार हैं, वो कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। क्योंकि गांधी जी ने आत्मा को जोर दिया है, आत्मा के उत्थान को जोर दिया है, सत्य को जोर दिया है, नैतिकता को जोर दिया है, प्रकृति के साथ सामंजस्य पर गांधी जी ने जोर दिया है, समाज कैसे अहिंसक हो, इस पर गांधी जी ने जोर दिया है। उस विकास के क्रम में गांधी जी ने ग्राम के उत्थान के लिए ग्राम स्वराज के संकल्पनाओं को कैसे सार्थक किया जाए, कैसे उन्हें मजबूत किया जाए, गांव की अर्थव्यवस्था, गांव का वो स्वदेशी परिवेश, वो गांव के का जो उत्थान है, वो इस तरीके से गांधी जी ने उस दार्शनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए एक सफल जीने के तरीके का विकास का जो मॉडल गांधी जी ने प्रस्तुत किया है, वो बिल्कुल एक समग्रता का भाव अपने आप में समेटे हुए है। गांधी जी की उस समग्रता के भाव में कुछ चीज शेष नहीं रह जाती है, सब कुछ अशेष है, सब कुछ उसका अभिन्न अंग है। वो विकास के क्रम में किसी को छोड़ना नहीं चाहते, किसी संप्रदाय, किसी समाज, किसी व्यवस्था को वो छोड़ना नहीं चाहते। वो सबको समाहित करते हुए विकास की सही संकल्पना को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने प्रयास करते हुए इस बात को बताया है कि अब जिस तरीके से समाज में परस्पर निर्भरता का बोध होता है, एक तरीके से इंटरडिपेंडेंसी होती है, और उस इंटरडिपेंडेंसी से हम प्रकृति से सीख सकते हैं कि तत्वों के परस्पर संबंध को गांधी जी ने जिस स्वरूप में बताने का प्रयास किया है, वो एक हमारे सामाजिक ताने बाने का एक मूल स्वरूप है।
गांधी जी उस परस्पर निर्भरता के उस विषय को पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज उस परस्पर निर्भरता के उस स्वरूप को और स्वीकार करे। वो आपस में आर्थिक जो असमानता है उसको पीछे छोड़ते हुए हम सब एक दूसरे की के प्रति एक अपनी एक सहानुभूति रखते हुए, एक जिम्मेदारी रखते हुए सबको आपस में किस तरीके से समाहित कर लें कि एक आदर्श समाज स्थापित हो, स्वावलंबी समाज स्थापित हो, जो कि अपने स्वाभिमान, अपने स्वार्थ को, अपनी आत्मा के उस बल को बढ़ाने वाला हो। ऐसा समाज, परस्पर तत्वों से संबंधित जो निर्भर समाज है, ऐसा समाज गांधी जी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति और मानव जीवन को देखते हुए जब वो विकास के क्रम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो गांधी जी इस बात को मानते हैं, प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के निर्भर हैं। कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, जैसा मैंने प्रारंभ में इस विषय को बताया। आज जिस विकास को हम समझ रहे हैं, वो विकास मनुष्य के शरीर को सुपीरियर मान रहा है। वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज उसका हम उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण में दूषण हो गया है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, संसाधन हमारे किस तरीके से दोहन होते जा रहे हैं और हम किस तरीके से एक अजीब से चक्रण का, एक अजीब से क्रम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। पूरी अंतहीन लड़ाई है और इस पूरे क्रम में कहीं ना कहीं हमारे मनुष्य की के जो गुण हैं, जो सद्गुण हैं, वो पीछे छूट जा रहे हैं और हम अवगुणों को एक आदर्श के रूप में जीवन में समाहित करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा समाज विकास तो कर रहा है, लेकिन समाज उतना ही हमारा पीछे भी छूट रहा है। समाज में जो आर्थिक असमानता का भाव है, जो जो वो हमें कहीं ना कहीं खोखला बना रहा है। गांधी जी इस विकास का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। मनुष्य को वो एक सामाजिक एनिमल मानते हैं, एक सामाजिक जीव मानते हैं। वो समाज में रहने वाला व्यक्ति है और समाज में तभी सब कोई आपस में रह सकता है जब स्व अस्तित्व की भावना हो। सभी के अस्तित्व की चिंता करना है, कोई पीछे छूट ना जाए। और इसीलिए समाज में रहते हुए, क्योंकि समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, गांधी जी इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है तो सभी के आपस के विषय में चिंता करना चाहिए। और वो इसलिए शरीर को साधना मानते हुए, शरीर को प्रधान मानते हुए मनुष्य के विकास में वो बाधक हो रहा है। इस वजह से समाज की सामाजिकता जो है वो भंग हो रही है, खत्म हो रही है। मनुष्य ने खुद पर बहुत ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम संसाधनों के उपयोग की सीमाओं को लांघ गए हैं और वो उपयोग की सीमाएं कब उपभोग पर आधारित हो गई हैं, ये हमारे लिए आज एक बहुत चिंता का विषय है और ये हमारे निरंतर आत्मनिरीक्षण का भी विषय है। गांधी जी मानते हैं कि हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण करके इस उपभोग की संस्कृति को दूर करते हुए, त्याग के मूल्य की उस संस्कृति को स्थापित करते हुए, संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए हम अपने जीवन दर्शन में वैकल्पिक विकास को कैसे आत्मसात कर सके, इस पे हमें चिंतन करना चाहिए। हमें अपने विचार, हमें सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार इस कदर बनाने चाहिए जो एक सामंजस्य बैठाने वाले हों। वो आर्थिक प्रगति को खराब नहीं मानते, आर्थिक प्रगति को वो एक भौतिक पक्ष मानते हैं। वो मानते हैं कि आर्थिक प्रगति एक भौतिक पक्ष का कारण है और वो भौतिक पक्ष कहीं ना कहीं मानवीय पक्ष को दूर करता है। इसलिए मानवीय पक्ष को फिर से स्थापित करना है तो कहते हैं कि नैतिक पक्ष को हमें आर्थिक पक्ष के साथ समाहित करना होगा, तभी जाके हम भौतिक पक्ष और मानवीय पक्ष के बीच में सामंजस्य बैठा सकते हैं। सुव्यवस्थित समाज तभी स्थापित हो पाएगा जब हम समाज के हर वर्ग के विषय में चिंता करेंगे। समाज का हर वर्ग के विषय में चिंता करते हुए जब हम विलासिता की भावना को त्याग करके जरूरतों पर आधारित अपना जीवन स्थापित करेंगे और जरूरतों पर जोर देंगे, तभी हमारा समाज अहिंसक समाज हो पाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अहिंसक हो पाएगी। हमारे आजीविका, श्रम, यज्ञ, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी और मानवता के जो को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों को हमें तय करना होगा, तभी जाकर हम स्व उत्पादक आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्थाओं को सही मायने में एक ग्राम स्वराज्य के रूप में स्थापित कर पाएंगे और सही मायने में विकास की ये एक मौलिक संकल्पना गांधी जी के अनुरूप होगी। आधुनिक और उत्तर आधुनिक
जो विकास की संकल्पनाएँ हैं, बहुत सारे फॉलआउट हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं और गांधी जी के चिंतन के माध्यम से इन तमाम फॉलआउट्स को हम भर सकते हैं और पूरे वैश्विक जगत में इसीलिए गांधी जी के विचारों की उपादेयता, प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती चली जा रही है और विकास के इस क्रम में, जिस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस क्रम में गांधी जी के ये विचार निरंतर सरगार्बित हो रहे हैं। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर आपस में बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।